Hello everyone, this is Introduction to Solid Mechanics KCE 402 subject code and module 3. Okay. In this module, this is the lecture number 7. Before starting the member subjected to combined loads, let me introduce to myself first of all. So, this is myself is Indresh Kumar Singh, faculty of Department Civil Engineering BBD and IIT Lucknow. Okay. So, in this lecture introduction to solid mechanics subject, this is your subject name and subject code is KCE 402. In the series of this I reached at the module 3 at lecture number 7. Okay. So, in this lecture as you see the topic combined load, before we starting the combined loading on the member which is taken in this unit or in this modulus, I will tell you about something that is the power transmitted by the shaft, because in the last lecture I have discussed about the polar modulus, inertia and torsion equation. Okay. So, for that this equation is also necessary. What is mean by this? Consider a shaft subjected to a torque capital T and rotating at n revolution per minute RPM. If we consider it is in the mechanical engineer, taking second as the unit of the time, we have angle through which shaft move. Okay. So, we have angle through which the shaft move. If the shaft is rotate n RPM में, then we know about the formula. Okay. So, we know about the formula n upon 60 into 2 pi, and what is the power? Power is the work done per second. We also know that the formula power is the power T into angle. So, that angle is the n into 2 pi upon 60. So, we learn about this formula, what is the value of the power which is transmitted by the shaft whenever we applying the torque T and there is the rotation in the shaft, we consider n revolution per minutes. Okay. If we know about this, then we can write the formula of the power that produced by the shaft. This is the 2 pi n t upon 60. Okay. Unit is Newton meter per second और watt में भी लिखते हैं. 1 हॉर्स पावर के लिए 736 वाट होता है, 736 न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है. ओके. ये पावर अगर आपको जानना है, ये ध्यान रखिएगा. कभी कभी न्यूमेरिकल में पावर के बारे में पूछ देते हैं, मैकेनिकल वाले जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो कहा था मैंने वो डिस्कस करेंगे. फिर हम आते हैं टॉपिक पे कि जो कंबाइंड लोडिंग है. न्यूमेरिकल क्या है? सिंपल सा न्यूमेरिकल है. आपका जो टॉर्सन इक्वेशन आपको ड्राइव कर रही थी लास्ट लेक्चर में, उसी से रिलेटेड है. व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट? ध्यान से देखिए, मैंने आपको शाफ्ट ऐसे बनाई थी आपकी, ठीक है. यहाँ पर ये शाफ्ट बनी है. अब इस शाफ्ट का ये पूछा गया है कि इसका डायमीटर क्या होगा. यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, इसका डायमीटर आपका मैक्सिमम पूछा गया है. ठीक है. तुरंत जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए. आप उसकी लैंग्वेज समझिए, उसके बाद में आप देखिए कि हमको क्या करना है. देन कि डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट फाइंड करना है. विल नॉट ट्विस्ट मोर देन 3 डिग्री. ओके. जैसे इन्होंने ये बात कही कि ये अगर है तो ये जो आपका ट्विस्ट होता था यही तो होता था, तो थीटा दिया गया 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेंथ 6 मीटर, इस मेंबर की लेंथ कितनी है? 6 मीटर है. और यहाँ पर अगर मैं कहूँ ओरिजिनल ये हो गया और ये ट्विस्ट जो हुआ ये वाला एंगल थीटा जो बनाए थे 6 डिग्री. ठीक है. यहाँ पे दिखा है. सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क 12 न्यूटन. कितना टॉर्क आप प्रोड्यूस कर रहे हो? 12 किलो न्यूटन पर मीटर. व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट? और उसके बाद में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पूछा गया है आपसे. ठीक है. और टेक द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इक्वल टू 82 GPa. ठीक है. तो ये चीज़ गिवन है. अब आपने जैसे न्यूमेरिकल पढ़ा, आपके समझ में आ गई बात कि यहाँ पे क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है. मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होगी. क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द मेंबर दिया है, टॉर्क दिया है, और क्या गिवन है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी गई है और एंगल ऑफ रोटेशन दिया गया.
एंगल ऑफ रोटेशन आपका डिग्री में दिया गया है और सारी वैल्यू हम रेडियन में जब रखते हैं तो उनके साथ में लाएंगे तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और कोई भी वैल्यू अगर डिग्री में दी गई है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पाई इंटू थीटा में क्या करेंगे, पाई इंटू 180 से पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्री में। और अगर डिग्री से रेडियन में रेडियन में हो जाएगा, और रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो एंगल को डिग्री में अगर दिया है तो सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो वैल्यू दी हो उसमें पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किस में आ जाएगी, रेडियन में, तभी न्यूमेरिकल में वैल्यू रखिएगा। चलिए देखते हैं कि हमको क्या फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है, आपको इसमें जी की वैल्यू दी है, थीटा दिया है, एल दिया है, ये हमारी कौन सी है, टॉर्सन इक्वेशन है। सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व करने, इस इक्वेशन को जरूर ध्यान रखना है। टी टॉर्क दिया है। अब अगर हमको ये पता चल जाए और निकालना क्या है, शियर स्ट्रेस, और आर अगर पता चल जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायामीटर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो J इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन से हम देखें दिस और दिस को मिला दें तो J इक्वल टू टी इंटू एल अपान जी थीटा हो गया। अब बात आ रही है कि यहाँ पे T गिवन है, लेंथ भी गिवन है, G और थीटा भी गिवन है, तो J की वैल्यू पता चल जाएगी। और J की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पता कर लूँ, टॉर्क की वैल्यू रख दी हमने और G की रख दी, लेंथ रख दी, थीटा रख दिया, सॉल्व किए तो आपका वैल्यू मिल गई इतनी। और J क्या है हमारा, ये सॉलिड सर्कुलर के लिए आपका जो गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे कि सॉलिड सर्कुलर के लिए ये कितना आएगा, हमने बताया था ना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, पाई डी की पावर 4 32। अब यही तो डायमीटर हमको फाइंड करना है और J की वैल्यू पता ही है, तो बस सिंपल सा आप इसके इक्वल रख दो, यहाँ सॉल्व करो इक्वेशन को, आपको D की वैल्यू मिल गई। कितना आसान है, ये D मिल गई। D जब मिल गया हमारा कितना है 114। अब इसको हम रेडियस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, कहोगे D तो हमें मिल गई, यही फाइंड करनी थी, ओके, लेकिन अभी हमारा शियर स्ट्रेस बाकी है। तो टाउ जो फाइंड करना है, हाउ वी कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस, ओके, तो क्या करेंगे, वी यूज द इक्वेशन T अपॉन J इक्वल टू टाउ अपॉन R, and here given the value of torque, given the value of J, polar moment of inertia, and we find out the value of torque, what, how we put the value of R, and we know about the radius। radius क्या होती है, divide 2 डायमीटर की होती है, तो इसको हमने डिवाइड किया, वैल्यू इतनी आई है, यहाँ पर आप रख दीजिए, सॉल्व कीजिए इक्वेशन, तो हमारा टॉर्क आ जाएगा 40.903 मेगापास्कल, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चंस रहेंगे आपके, अगर आपको टॉर्सन इक्वेशन याद है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉर्सन इक्वेशन हमारी क्या होती है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर आएगा। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में आपने देखा कि हम कैसे करते हैं, AKTU के एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आएंगे। डेरिवेशन आपका आ सकता है, तो डेरिवेशन आपने कर लिया है, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइन लोड। अब कंबाइन लोड में आया क्या, बेंडिंग और ट्विस्टिंग सर अगर दोनों हो, जो मैंने इनिशियल जब यूनिट शुरू की थी बताया था कि अगर दोनों कहीं अप्लाई हो रहे हैं, दोनों कैसे अप्लाई होंगी, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो सारी चीज़ें कैसे अप्लाई होंगी। कि अगर हमारा मान लीजिए ये मेंबर है, ये फिक्स कर दिए हम और इस तरीके से हमने बनाया, और ये 2D में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं 3D में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इधर देखिए सर्कुलर, इसकी एक एक्सिस ये हो गई, अब ये तो एक्स एक्सिस हो गई आपकी, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस हो गई। अब मेंबर पे मैंने जब बताया था कि इस पे अगर मोमेंट अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को रोटेट करेगा, तो ये एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस मेंबर पे अगर करोगे तो ये एम वाई मूवमेंट, और दिस इज द एम जेड। अब आप समझिए बात को कि एक्स एक्सिस पे जो हमारा मूवमेंट लग रहा है वो तो हमारे मेंबर को ट्विस्ट करा रहा है, वाई वाले और जेड वाले हमारे बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, तो दोनों लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, बेंडिंग की और टॉर्सन की। और यहाँ पर अगर ऐसा है कि टॉर्सन प्रोड्यूस हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, क्यों, देखिए जब हमने दोनों इक्वेशन ड्राइव की तो आपको बताया एज्यूम्शन में कि प्योर बेंडिंग लेंगे, तब प्योर बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव की, प्योर टॉर्सन लिया तो प्योर टॉर्सन इक्वेशन ड्राइव की। अब दोनों चीज आ गई तो कह रहे हैं कि अब हम दोनों इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो अब दोनों इक्वेशन सर अलग अलग कैसे अप्लाई होंगी,
ओके तो दोनों अलग अलग नहीं करेंगे, हम उनको एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो कोई भी मेंबर में अगर कंडीशन आपकी ऐसी आ गई कि जब आपके सामने वहाँ पे ट्विस्ट हो और मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट दोनों अगर आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? तो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर द डिजाइन पर्पज इट इज नेसेसरी टू फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस विच एवर इज यूज्ड एज द क्राइटेरिया ऑफ द फेल्यूअर्स। बात ये हुई है कि अब हमको क्या करना है, अगर इस मेंबर पे यहाँ से कोई भी एक हम एलिमेंट कट करें तो उस एलिमेंट पर हमको पता रहेगा कि कौन सी शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। ठीक है, वो शियर स्ट्रेस जितनी भी बेंडिंग से जनरेट हो रही होंगी तो फिर हमारा कितना भी शियर आएगा, वो सारी चीज़ें कंसीडर करनी है इसमें। ठीक है, तो वो कैसे कंसीडर करनी है? हमें सबसे पहले एक इक्वेशन ध्यान रखनी है कि जो बेंडिंग मूवमेंट है उसके कारण हमारी जो इक्वेशन आई थी सिग्मा अपान वाई एम अपान आई ई अपान आर, और दूसरी कौन सी थी हमारी? टॉर्सन इक्वेशन। ये तो देखिए डायग्राम में केवल दिखाया गया है कि अगर हम इसमें यहाँ पे देखो ये ट्विस्ट कर रहा है, ये बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई हो रहा है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, एक्स एक्सिस हो गई, वाई हो गई, जेड पे और भी हो सकती है एक्सिस, तो वो केवल कर रहे हैं मेंबर पे, जो कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पर सब बता दिए हैं। हो सकता है दोनों पे लग रहा हो, एक पे लग रहा हो, वो कोई भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो इसके कारण बात ये कह रहे हैं कि मेंबर की सरफेस पे जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी वो सारी स्ट्रेसेस क्या होंगी, कैसे होंगी, कौन कौन सी होंगी, तो वो सारी चीज़ें इस पे आपको वो भी कंसीडर करनी रहती हैं। ये उन्होंने बनाया है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, हम बता चुके हैं आपको कि मैक्सिमम उसके सरफेस पे जो स्ट्रेसेस होंगी आपकी। ठीक है, और आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी फॉर सर्कुलर सॉफ्ट के लिए, वो आपने रखी है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो रहेगी वो कितनी होगी, ये चीज़ आएगी। इससे हमें नहीं मतलब, हमारा क्या मतलब है मेन कि जब हमने बताया टॉर्सन और बेंडिंग, तो दोनों इक्वेशन आपको एक साथ में रखनी है। कौन सी? बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा अपान वाई एम अपान आई इक्वल टू ई अपान आर, और टॉर्सन इक्वेशन क्या थी आपको याद होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन टॉर्सन थी। भाई दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, मेंबर सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट। तो जब दोनों चीज़ हमारे अप्लाई हो रहे हैं तो दोनों इक्वेशन को हम एक साथ ले आए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ले आए तो टी अपान जे इक्वल टू टाउ अपान आर, यहाँ पे टाउ डैश अपान आर लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्यों स्मॉल आर लिखा है? स्मॉल आर इसलिए लिखा है कि हमने कोई मेंबर अगर कट किया होगा कहीं पे, उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर हम एक्सट्रीम फाइबर तक जाएंगे तो कैपिटल आर रख सकते हैं, जी थीटा अपान एल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इसके कारण जो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी, समझिए बात को। यहाँ से अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें इसकी मैक्सिमम की, तो कहाँ पर आएगी? इस आर को यहाँ मल्टीप्लाई करें, और आर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर हमारा क्या होगा, अगर एक्सट्रीम फाइबर तक है तो उसको हम dy2 लिख सकते हैं। ठीक है, आर हमारा dy2, देखिए ये पीछे डायग्राम में दिया है आपको, ये यहाँ पर है। ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर तक। तो आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला है कि कहाँ पर हो रही है, वो उसकी हो रही है सरफेस पे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बना है, सेंटर पे 0, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते गए तो मैक्सिमम टॉर्सन इक्वेशन आपकी कहाँ पे मिली? एक्सट्रीम फाइबर पे। ओके, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टी अपान जे dy2 सिंपल सा कहाँ से आया? ये हमारी इस इक्वेशन से आ गया। यहाँ पे हमें पता है कि ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सॉफ्ट के लिए क्या होता है, पाई डी पावर 4 अपान 32। अगर हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जे बी गेट, अगर इसमें हम रख दें तो टाउ मैक्स हमारा क्या मिल जाएगा? 16t अपान पाई डी क्यूब। ये किस इक्वेशन से मिल गया? टॉर्सन इक्वेशन से। और एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये बेंडिंग इक्वेशन है, और बेंडिंग इक्वेशन से हमको शियर स्ट्रेस कितना मिला था? मैक्सिमम आई, इस पे जाइए आप, ये देखिए। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट जब हम लगा रहे थे तो उसके कारण हमारा 32m अपान पाई डी क्यूब। दो इक्वेशन याद रखिए, इक्वेशन 1 कि जब हमने बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे लगाया तो उसके कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हुई है वो कितनी आई? मैक्सिमम 32m अपान पाई डी क्यूब। ठीक है, जब हमने वहाँ पे टॉर्क लगाया तो टॉर्क के कारण शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितनी आई? 16t अपान पाई डी क्यूब। ठीक है, दोनों मिल गए, समझ गए दोनों कारण शियर स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इस मेंबर पे ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों अप्लाई हो रहे हैं।
ये कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों के कारण जो रेजिस्टिंग मोमेंट जनरेट होगा वो कहाँ से होगा, स्ट्रेसेस से। स्ट्रेसेस शियर फोर्स क्रिएट करेंगे, शियर फोर्स के कारण टॉर्क जो भी होगा या बेंडिंग मोमेंट होगा। तो उन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, हमें पता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, तो वही हम मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं। मैक्सिमम के लिए हमने बेंडिंग इक्वेशन से देखा तो 32m/πd³ था, और जब हमने टॉर्सन इक्वेशन से देखा तो 16t/πd³ आया। ये दोनों इक्वेशंस आ गई हमारी, समझ जाइए, ठीक है, समझ गए आप। अब अगर हमने मेंबर का यहाँ पे देखिए, इस पे हमने कोई भी एक प्लेन कट किया, जो प्लेन कट किए हैं उस प्लेन को हमने अगर बनाया तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने बनाया कि ये हमारी बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी हो गई, ये सिग्मा बी हो गई, और ये क्या होंगी, शियर स्ट्रेसेस आपकी अप्लाई होंगी उस पॉइंट पर, ठीक है, ये शियर स्ट्रेस आपकी जनरेट होंगी। ये तो सिंपल सा डायग्राम है। This can now be treated as the two-dimensional stress system in which the loading in a vertical plane is zero. That means sigma y equal to 0. तो सिग्मा x में क्या बचेगा हमारा, केवल b। अगर 3D में लेते, देखो आपने सारी स्ट्रेसेस पढ़ी, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि x z तो लेंगे नहीं, यहाँ पे हम 2D में अभी कंसीडर कर रहे हैं। अब बचा आपका सिग्मा y और सिग्मा x। अब सिग्मा y क्या होगा कि हमने एक डायरेक्शन में ही अगर कोई लोडिंग कंसीडर कर रहे हैं तो केवल सिग्मा x बचा। अब सिग्मा x जब बचा तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा, उसके लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस होंगी उसको हम सिग्मा b से डिनोट कर रहे हैं, बेंडिंग, ठीक है, और उसके कारण जो स्ट्रेसेस होंगी जो आपकी शियर वो टाउ से डिनोट की गई हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होती है आपकी, वही आपको यहाँ पे बतानी है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है मेंबर पे, कि जिस प्लेन पर किसी भी मेंबर के शियर स्ट्रेसेस ना हो तो वहाँ पे जो स्ट्रेसेस आपकी जनरेट हो रही होगी वो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा 1 या सिग्मा 2, ठीक है, समझ गए, एक्स या वाई प्लेन पे, तो हमने सिग्मा 1 ले ली, एक्स प्लेन पे ही मान रहे हैं। तो क्या होगी हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपने पढ़ी होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने की इक्वेशन, जब आप शुरुआत में पढ़े होंगे सब्जेक्ट के, ठीक है, थ्योरी ऑफ फेल्यूअर्स वहाँ से भी देखा होगा। अब यहाँ पर सिग्मा वाई की वैल्यू तो 0 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी है, सिग्मा वी है आपकी, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी आपकी, टाउ एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स, ओके। अब बस आप सिग्मा वी की वैल्यू हमको पता है पीछे किससे आई थी, बेंडिंग इक्वेशन से आके रख दी, 32m/πd³ आ गया, 16t/πd³ आ गया, का है टार्क के कारण, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट के कारण आया, और ये किसके कारण आया, टॉर्क के कारण आया, ठीक है। दोनों बात समझ गए हो, यही सिग्मा बी और हमने टाउ क्यों निकाला था, दोनों का दोनों इक्वेशन से निकाल लीजिए। प्रिंसिपल जो स्ट्रेस होती है उसकी इक्वेशन लिखिए, उसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारा ये सिग्मा आ जाएगा 16πd³ m प्लस √m² प्लस t², ओके। तब आपका ये चीज यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो नाउ लेट अस define the term equivalent bending moment which is acting along will produce the same maximum principal stress or bending stress, that is taken ME and equivalent bending moment, okay। Then due to the bending सिग्मा जो वैल्यू रहती है 32 me/πd³ होती है, तो सिग्मा 1 = 16πd³, और ये अगर हम इक्विवेलेंट मोमेंट की बात करें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मोमेंट हम लिख सकते हैं m प्लस √m² प्लस t², जो कि हमने ये लिखा था यहाँ पर देखो, ठीक है। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी आ गई है, 16πd³ m प्लस √m प्लस t², दस इक्वेटिंग द टू वी गेट m इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस। मतलब ये आया था हमारा सिग्मा 1, और ये इक्वेशन हमारी आती है सिग्मा 1 की m इक्विवेलेंट से। अगर ये m इक्विवेलेंट अगर टार्क मूवमेंट दिया है तो हम ये डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर सिग्मा 1 की ये वैल्यू आ गई। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम m इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो m इक्विवेलेंट ये आया हमारा, इसीलिए दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट कर दोगे, कहाँ गया, ठीक है, तो m इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा 1/2 m प्लस √m² t²। अब आप सोचेंगे ये सर इक्वेशन क्यों ड्राइव हुई है, समझिए सिंपल सा, अगर मूवमेंट और टॉर्क दोनों कहीं पे अप्लाई हो रहे हैं तो इक्विवेलेंट मूवमेंट क्या आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन आप लगाएंगे कि सर m इक्विवेलेंट दोनों से आ जाएगी हाफ
ब्रैकेट m जो मूवमेंट लगा रहे हो और प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टॉर्क का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा, बस वैल्यू रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए तुरंत। इतनी ही थ्योरी आपकी आनी है इसमें, और नहीं आएगी। ओके, इक्विवेलेंट से रिलेटेड अगर आएगी तो आपको ये तुरंत याद रखना है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट मूवमेंट कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, कि जब हमारा मूवमेंट और टॉर्क दोनों गिवन है तो ये इक्वेशन आती है जिससे इक्विवेलेंट मूवमेंट निकालते हो। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहीं पे निकालनी पड़ जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो मूवमेंट और टॉर्क से। ठीक है, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो ये चीज़ें। मैक्सिमम ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता चुके हैं। अब उसके बाद इक्विवेलेंट टॉर्क का फिर क्या फार्मूला होगा सर? इक्विवेलेंट मूवमेंट हो गया, ध्यान समझिए। अगर मूवमेंट और टॉर्क दोनों गिवन है तो मूवमेंट इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो वो तो हमारा मूवमेंट और टॉर्क से आ गया। इक्विवेलेंट टॉर्क क्या हो जाएगा? वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 फॉर द कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग केस आर एक्सप्रेस बाय द रिलेशन। तो अब टाउ मैक्स के लिए हम जब ये लिख चुके हैं यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, ये जो चीज़ आएगी उसको हम टाउ इक्विवेलेंट लिख दें। ठीक है, तो जब टाउ इक्विवेलेंट रख दोगे तो टाउ इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा हमारा टी ई इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो अब आप बात इतनी समझिए कि इसमें क्या हुआ है कि जब कंबाइन की बात आती है तो दो चीज़ें याद रखिए कि अगर मूवमेंट और टॉर्क दोनों हमारे एक साथ अगर हो रहे हैं, अगर सिंगल सिंगल है जहाँ पे प्योर टॉर्क है, टॉर्सन में है अगर हमारा मेंबर, तो वहाँ पे तो हम टॉर्सन इक्वेशन लगाएंगे, सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। प्योर बेंडिंग में अगर है तो हम वहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन लगाएंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे और सारी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सब फाइंड कर लेंगे। दोनों चीज़ें अगर किसी मेंबर पे अप्लाई हो रही हैं तो वहाँ पे आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट मूवमेंट और इक्विवेलेंट टॉर्क। इक्विवेलेंट मूवमेंट का फार्मूला आपको मैंने बताया, एम ई इक्वल टू 1/2 एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, और इक्विवेलेंट टॉर्क का क्या फार्मूला होगा आपका? इक्विवेलेंट टॉर्क का फार्मूला आपका हो जाएगा टी इक्वल टू एम प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, किससे रिलेटेड हो गई आपकी, कि जब हमने बात की थी कंबाइंड मूवमेंट्स। यहाँ से देखिए आप, ठीक है, मेंबर सब्जेक्टेड टू द कंबाइंड लोड। ठीक है, अब ये मेंबर कैसे सब्जेक्ट कर रहा है कि एक कोई फिक्स मेंबर था, यहाँ पे हमने जब लोड अप्लाई किया होगा जिसके कारण एक अगर एक्स एक्सिस पे मूवमेंट, हमने ये समझने के लिए बताया आपके लिए कि एक्स वाई जेड तीनों पे है, तो ये मूवमेंट जो एक्स पे होगा ये हमारा क्या कर रहा होगा, मेंबर को ट्विस्ट कर रहा होगा, ये बेंडिंग क्रिएट कर रहा होगा। बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस क्रिएट हो रही होंगी वो सिग्मा हो गई। ठीक है, सिग्मा बी। टॉर्क के कारण जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो टाउ मैक्स। दोनों को हम शियर स्ट्रेस हो गए हमारी स्ट्रेसेस, इन दोनों को अलग अलग हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इस मेंबर से एलिमेंट कट किए थे और यहाँ पर हमने फाइंड किया था, ये देखो सिग्मा वी जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आई थी वो 32 m/πd³ आई थी। टॉर्सन इक्वेशन जब यूज किए आप तो यहाँ से जब हमने निकाला है तो शियर ये देखो आया टाउ मैक्स हमारा कितना है 16 t/πd³। ओके, तो ये दोनों फार्मूले भी याद रखेगा मैक्सिमम के लिए कि बेंडिंग के कारण क्या होता है और टॉर्सन के कारण क्या होता है। जब दोनों कंबाइन कर दिए जाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेसेस, वो तो केवल डायग्राम बनाए हैं। ये एक फार्मूला लगता है थ्योरी ऑफ फेल्यूर से, जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला होता है, वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना स्ट्रेस हमारी आती है मैक्सिमम। अब देखना है हमको इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग टॉर्क। तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट का ये फार्मूला आया और इक्विवेलेंट टॉर्क का ये आया। आप देख सकते हो, दोनों को तैयार कर सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू।